गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो थे वो बताए थे डिफरेंट टाइप्स के कितने होते हैं। तो आज जो है वो हम करेंगे रिलेशनशिप, ठीक है, कि रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी और वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो है वो हम रिलेशनशिप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मेरा बनता है कि ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। तो इसके लिए आपने ये 11th में भी पढ़ा है, तो मैं इसको फास्ट करवाता हूँ। कंसीडर जनरल इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है, एज ए बी मोल्स ऑफ बी, एम मोल्स ऑफ एम, एन मोल्स ऑफ एन। अब मैं यही रिएक्शन जो है वो आपको बड़ी बार जो है वो ले रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स में भी और केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो ये तो आपको याद करनी है और ये आपने रिवर्सिबल रिएक्शन लेनी है। उसके बाद आपको पता है कि इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन की बात करता हूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, केसी की वैल्यू आएगी, जो कि होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड एंड ईच टर्म रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन m इंटू एन और m रेज टू पावर m या n रेज टू पावर n, a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, ये सबको आपको पता है। तो इक्वेशन नंबर मेरी क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप ड्राइव करने जा रहे हैं, तो मैंने के सी को डायरेक्ट लिख लिया। बेस स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो मोलैरिटी हो सकती है, नॉर्मेलिटी हो सकती है, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सी। सी मीन्स कंसंट्रेशन। तो स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करती है, कंसंट्रेशन। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ना लिख के यहाँ कंसंट्रेशन लिखूंगा तो ये वाली वन इक्वेशन जो है कैसे बन जाएगी, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एम लिख दिया, और बाकी तो कोएफिशिएंट मुझे लिखना ही है ऊपर एम, और कंसंट्रेशन ऑफ एन कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए रेज टू पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल बी रेज टू पावर स्मॉल बी, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, कैपिटल सी की फॉर्म में जो है मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो दो इक्वेशन जो है मेरे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये बोलता है कि इफ ए बी एम एंड एन, ठीक है, जो मेरे रिएक्टेंट हैं ए बी और एम एन मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं और गैसियस हैं। अगर ये गैसियस हैं तो मुझे पार्शियल प्रेशर की बात करनी पड़ेगी। देन वी विल डिफाइन के पी एंड वी विल यूज द पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो मैं यहीं से डायरेक्ट जो है इस क्वेश्चन से मेरे पास के पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एम, कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है, रेज टू पावर स्मॉल एम, फिर पी कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन डिवाइडेड बाई पी कैपिटल ए रेज टू पावर स्मॉल ए, पी बी, ठीक है, कैपिटल में है बी और ऊपर स्मॉल में है पी बी, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, वेयर पी इज द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को देख के के सी की वैल्यू लिखी और इस क्वेश्चन को देख के पी की वैल्यू लिखी, और ये तब लिखी मैंने जब मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, और ये वैल्यू मैंने तब लिखी जब मैं इनका पार्शियल प्रेशर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये दो के पी और के सी इसी इक्वेशन से लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। तो सबसे पहला काम यही है आपका कि जब भी आप के पी और के सी का रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं तो पहले आप के सी और के पी डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, और उसको नंबर दे दो, ठीक है। तो अब ये बोलता है उसके बाद कि अगर मैं के पी जो है वो मैंने लिया, तो सपोज करो कि मेरे पास जो है वो सपोज करो मेरे पास जो है वो ये जो गैसेज हैं ये मेरे पास जो हैं वो कैसी है, आइडियल है। कैसी गैसेज है, आइडियल। तो आइडियल है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में लगा सकता हूँ। तो पी जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन अपॉन बी इंटू आर टी। तो एन अपॉन बी जो है वो मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो एन वाई बी को सी पुट कर सकता हूँ मैं। तो पी इज इक्वल टू एन वाई बी की जगह सी आ गया, सी आर टी, और फिर जो है वो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर क्या बोल दिया, 4 बोल दिया, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना, तो कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मान लो रिएक्टेंट कंपोनेंट मेरा ए है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बात होती है, तो उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा पी ए इसके टर्म्स में इंटू सी ए उसकी कंसंट्रेशन, और आर कांस्टेंट होता है, टी कांस्टेंट होता है। पीबी को कैसे लिख सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को देख के पीबी, सीबी और आर टी तो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली पीएम कैसे आ जाएगा, पीएम सीएम आर टी, पीएन सीएन आर टी, है ना। तो बेसिकली मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से क्या रिलेशनशिप निकाला, पी इज इक्वल टू सी आर टी, और मैंने इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए इसको देख के मैंने रिलेशनशिप लिख दिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल पी ए, पी बी, पी एम, पी एन, इनकी वैल्यू जो है वो मैंने पुट कर दी। किस इक्वेशन में पुट की, मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी, ठीक है। तो यही सीक्वेंस जो है मेरा चला हुआ है। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट की तो मेरे पास ये आ गया के पी, है ना। यहाँ पे मैंने पी एम की वैल्यू पुट की। पी एम क्या था, सी एम आर टी, तो सी एम आर टी, और पी एम रेज टू पावर एम था, तो सी एम आर टी रेज टू पावर एम, फिर सी एन आर टी रेज टू पावर एन, और सी ए आर टी रेज टू पावर ए, सी बी आर टी रेज टू पावर पी, ठीक है। कुछ नहीं किया, पी ए, पी बी, पी एम, पी एन की वैल्यू पुट करनी है, और बाकी कोएफिशिएंट तो ऊपर है ही है पावर में। अब इनको ओपन कर दो, सी एम रेज टू पावर एम, सी एन रेज टू पावर एन, ठीक है, इनको मैंने ओपन कर दिया ना। तो ये क्या हो जाएगा, सी एम रेज टू पावर एम, आर टी रेज टू पावर एम, आर टी रेज टू पावर एन, सी ए रेज टू पावर ए, आर टी रेज टू पावर ए,
आर टी रेस्ट पावर बी, सी बी रेस्ट पावर बी। तो मैंने सी वाली इक्वेशंस को इकट्ठा कर दिया, सी एम रेस्ट पावर एम, सी एन रेस्ट पावर एन, ये यहाँ से यहाँ आ गया, और ये आर टी रेस्ट पावर एम और आर टी रेस्ट पावर एन, इनको इकट्ठा कर दूंगा आर टी वालों को, तो सी ए रेस्ट पावर ए और सी बी रेस्ट पावर बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन ए और बी वाली इकट्ठी हो गई, और ये आर टी वाली जो है वो इकट्ठी हो गई, आर टी रेस्ट पावर ए, आर टी रेस्ट पावर बी। अब आपको पता है सी एम रेस्ट पावर एम, सी एम रेस्ट पावर एन, सी ए रेस्ट पावर ए, सी बी रेस्ट, इसको मैंने एज इट इज रखा। अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बेस सेम है आर टी, तो ये क्या आपके पास क्या बन जाएगा, आर टी एम प्लस एन, आर टी ए प्लस बी, है ना। बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये बेस है ना आपके पास आर टी, और ये ऊपर पास आपके पास क्या है, ये पावर्स हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी। उसके बाद केपी क्या आ जाएगा आपके पास, केपी इज इक्वल टू सी एम रेस्ट, इसको तो एज इट इज ही चलने दिया मैंने, ये वाला जो पार्ट है, बाकी मैं इधर आ गया आर टी। ठीक है, तो ये m प्लस एन, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर पावर में, क्योंकि ये सेम है तो आपके पास ये माइनस में चला जाएगा ऊपर, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये वाली चीज क्या थी मेरे पास, सी एम रेस्ट टू पावर एम, सी एन रेस्ट टू पावर ए, सी ए रेस्ट टू पावर ए, सी बी रेस्ट टू पावर बी, है ना। तो ये तो मेरी इक्वेशन नंबर क्या थी, इक्वेशन नंबर मेरी जो थी वो 2 थी। देखो सी एम रेस्ट टू पावर एम, सी एन रेस्ट टू पावर, सी ए रेस्ट टू पावर, सी बी रेस्ट, स्टार्टिंग में मैंने लिखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ आप लिख भी सकते हो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये आ जाएगा के पी, के सी और आर टी, और एम प्लस एन माइनस ए प्लस बी को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एन लिख दिया। ठीक है, जहां पे डेल्टा एन क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स, ये एम एन और ए प्लस बी क्या थे, ये छोटे छोटे जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे जो पहले लिखे गए थे, ये मोल्स ही होते हैं। तो एम प्लस एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा एन उसको बोलते हैं, सम ऑफ द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो रिलेशन आ गया, केपी इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। ठीक है, तो अब जो है वो अब ये बोलता है आपको कि केपी की वैल्यू केसी से भी बड़ी हो सकती है, केपी की वैल्यू केसी के बराबर हो सकती है, केपी की वैल्यू केसी से छोटी भी हो सकती है। इट विल डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा एन की वैल्यू पे, नंबर ऑफ मोल जो है वो ये शुड भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए जब आप केपी और केसी की बात करते हो। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मोल्स लोगे ना रिएक्शन में तो आपको वो गैसियस मोल्स देखने होते हैं, ये एम एन ए प्लस बी, कब, जब केपी और केसी के रिलेशनशिप की बात होती है। ठीक है, ये चेंज होगा, डेल्टा एन कहाँ कहाँ पे क्या क्या लेना है। ठीक है, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी कब आएगा, जब आपका डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो एग्जांपल है N2O4 कोई गैसियस कंपाउंड है, ये ब्रेक हो रहा है 2 मोल्स ऑफ NO2 गैसियस में, तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2 और रिएक्टेंट के मोल कितने नहीं दिया है तो एक ही है, तो 2 - 1 क्या होगा, डेल्टा एन +1, तो मतलब डेल्टा एन क्या है, पॉजिटिव है। तो केपी केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जो आएगा, डेल्टा एन की जगह क्या आ जाएगा +1, तो केपी केसी आर टी रेज टू पावर 1 का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो केसी के साथ कुछ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है आर और टी, तब जाके मुझे केपी की वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब टेम्परेचर पॉजिटिव में ही होता है, आपको पता है, हमेशा हम जनरल जो रिएक्शन करते हैं आर भी आपको पता है 8.3, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी केपी की, केसी का मल्टीप्लाई कर, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी। तो मैं जनरली बोल सकता हूँ जब डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो केपी इज ग्रेटर देन केसी होता है। अच्छा, केपी और केसी के कुल कब होगा, जब डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब जितने मोल्स मेरे प्रोडक्ट में है उतने ही सम ऑफ द मोल मेरे किस में, रिएक्टेंट में। लाइक मैंने ये रिएक्शन लिखी N2O O2 2NO, तो प्रोडक्ट में 2 हैं और इधर भी कितने हैं 1 + 1 कितने मोल्स की बात कर रहा हूँ। ये तो मॉलिक्यूल है ना बच्चे, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, और इधर भी क्या है 2, तो 2 - 2 क्या हो गया 0। तो डेल्टा एन की वैल्यू 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 मीन्स 1 आ जाता है वो, तो आर टी रेज टू पावर क्या हो जाएगा 0, तो केपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, केसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और केपी जो है वो केसी से भी छोटा हो सकता है जब डेल्टा एन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट के मोल्स क्या हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के मोल जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो आप देख के भी बता सकते हो कि जैसे मान लो कोई भी आपको रिएक्शन दी हुई है तो आप उसको रिएक्शन को पढ़ो और देखो, और वहां पे देखो कि नंबर ऑफ मोल्स अगर प्रोडक्ट के ज्यादा है गैसियस स्टेट में तो वो डेल्टा एन पॉजिटिव है तो केपी बड़ा होगा, अगर वो इक्वल है दोनों तरफ तो केपी केसी के बराबर होगा। अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है गैसियस के तो वो केपी की वैल्यू छोटी आएगी क्योंकि डेल्टा एन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना कि केपी इज लेस देन केसी हो जाएगा जब डेल्टा एन नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि फिर ये डाउन चला जाएगा ना, जैसे मान लो ये आर टी है, आर टी रेज टू पावर क्या हो जाएगा -2, तो वो 1/RT² हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और केसी को डिवाइड करके RT² वो हो जाएगा। तो मतलब इसमें कुछ हम जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं तब वैल्यू मिली, तो वो छोटी वैल्यू आएगी जो है वो केसी से केपी की, तो केसी जो है वो बड़ा हो जाएगा जब डेल्टा एन नेगेटिव होता है। ठीक है,
तो ये पूछेगा आपको तो आपने लिख देना, अगर आपको आता है तो आप लिख देना, अगर आपको ड्राइव केपी और केसी के बीच में जो है वो रिलेशनशिप जो है वो आता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, इसको आप याद भी रखना, इसको आपको याद होना चाहिए कि केपी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। ठीक है, तो एक पहला आपको रिलेशनशिप जो है वो इसमें आता है, क्योंकि इसकी मदद से मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे अगले रिलेशनशिप्स में, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये बोलता है कि ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन के एक्स वर्सेज के पी और के सी। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, या इस क्वेश्चन को मैंने आगे भी लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, इसको मैं पहले जो है वो ले रहा हूं, ड्राइव रिलेशनशिप ऑफ के एक्स विद के पी एंड विद के सी। ठीक है, ये ऐसे भी आएगा, पहले रिलेशनशिप के एक्स का के पी के साथ ड्राइव करो, फिर विद के सी के साथ ड्राइव करो, किसका, के एक्स का, एंड एक्सप्लेन भाई के एक्स इज नॉट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस रिएक्शन। तो इसी को मैंने आगे लिखा हुआ है और इसी की सॉल्वेशन जो है मैंने पहले की हुई है पेज नंबर 14 पे, तो आप इसको यहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको पता है कि के एक्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन बी यूज मोल फ्रैक्शन, सो फर्स्ट वी विल डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन के एक्स एंड के पी। तो मैं पहले के एक्स और के पी का ड्राइव करूंगा, के एक्स का के सी के साथ फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पहले वो के एक्स के पी का पूछता है तो आप इसी को ड्राइव करना, अगर आपको के एक्स के सी का पूछता है तो पहले के एक्स के पी का ड्राइव कर लेना, फिर मैं उससे रिजल्ट बना दूंगा कि के सी का के एक्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो वी विल ड्राइव फर्स्ट के एक्स वर्सेज के पी, ये ध्यान रखना आपने। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का, किसी भी आइडियल गैस मिक्सचर में जो होता है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से दिया जाता है। ये 11th का है कि पार्शियल प्रेशर, ये इस तरीके से जो पी लिखा है, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ गैस। जैसे मान लो किसी भी मिक्सचर में जो 3-4 गैसेज हैं, तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो इंडिविजुअल गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो दिया जाता है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसके मोल्स कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल प्रेशर होता है, तो उस तरीके से वो पार्शियल प्रेशर जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला है जो आपको याद रखना है, बियर ये पार्शियल प्रेशर है, एक्स मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का, पीटी टोटल प्रेशर है। मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप इसमें लिख सकते हो कंसीडर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, जो मैं लेता आया हूं, इसको बार बार नहीं बोलूंगा। ये तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट का पी ए, बी का क्या हो जाएगा पी बी, एम का क्या हो जाएगा पी एम, एन का क्या हो जाएगा पी एन, कैपिटल में है सारे। ठीक है, और ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एम, स्मॉल एन क्या है, ये इसके मोल्स हैं। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है। तो पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स ए मतलब ए के मोल्स, मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी टोटल प्रेशर होगा ए बी एम एन का, अगर ये सारे के सारे गैसेज है ना। तो पीबी कितना होगा, ये जो पीबी आपने लिखा, पीएम पीएन लिखा, पीबी होगा एक्स बी इंटू पीटी, इसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो पी ए पी बी पी एम पी एन यू शुड राइट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो डायरेक्ट इस रिएक्शन से, ये जो आपने ये रिएक्शन लिखी हुई है, इससे आप केपी की वैल्यू लिखो। केपी क्या आता, केपी आता पी एम रेज टू पावर एम, पी एन रेज टू पावर एन, पी ए रेज टू पावर ए, पी बी रेज टू पावर बी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेरे पास केपी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आती। तो ये जो केपी है ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ क्या है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी एम पी एन पी ए पी बी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा। ये जो मैंने पी ए पी बी पी एम पी एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो वैल्यू आ जाएगी केपी इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स एम। ठीक है, कितनी आ जाएगी ये देखो ना, पी एम की वैल्यू कितनी है, एक्स एम पी टी, तो एक्स एम पी टी रेज टू पावर एम, और पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स एन रेज पी टी रेज टू पावर एन। सिमिलरली पी ए की वैल्यू भी यहां से पुट करो, एक्स ए पी टी ए रेज टू पावर ए पावर में चला जाएगा, पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बी पी टी रेज टू पावर बी। अब ये बोलता है कि केपी, अब आपने इनको एम ये एक्स एक्स वाले जितने भी हैं इनको अलग करना है, पीटी वालों को अलग करना है, और पावर्स तो मल्टीप्लाई होंगी, तो एक्स एम रेज टू पावर एम, एक्स एन रेज टू पावर एन ये अलग कर दिए, एक्स ए रेज टू पावर ए, एक्स ए रेज टू पावर ए, एक्स बी रेज टू पावर बी ये अलग कर दी, और पीटी वाले आपने अलग कर देने, पीटी एम पीटी एन पीटी ए पीटी बी पावर में। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो चीज है मेरे पास है ना, ये जो चीज होती है मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट्स का मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेज टू पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये के एक्स के बराबर होता है, जो कि मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं जब मैं डिफरेंट टाइप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करवाए। तो केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केपी की वैल्यू आ जाएगी के एक्स पी टी, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है एम प्लस एन, और यहाँ पे पी टी
ए प्लस बी, ये पार्शियल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो केपी नहीं लिख सकता, क्योंकि नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे पी एम रेज टू पावर एम, पी एन रेज टू पावर एन होता, तब मैं केपी लिख सकता। ये तो टोटल प्रेशर है नीचे दिया हुआ, ठीक है, इंडिविजुअल प्रेशर नहीं दिया हुआ है। तो ये तो पी टी एम प्लस एन और पी टी ए रेज प्लस बी जो है मेरे पास आता। तो केपी इज इक्वल टू के एक्स पी टी, आपको पता है एम प्लस एन टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा ये केपी इज इक्वल टू के एक्स है ये पी टी, और इसको मैंने क्या बोल देता हूं, डेल्टा एन बोलता हूं, जैसे मैंने पिछले केस में बोला था, ठीक है। तो ये पहला रिलेशनशिप जो है वो आपके पास जो है वो आ गया, ठीक है, जिसको हम जो है वो नाम देंगे हम केपी इज इक्वल टू के एक्स, और ये पीटी है ब्रैकेट में रेज टू पावर डेल्टा एन। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द केपी एंड के एक्स। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया कि आपने केपी और के एक्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। उसके बाद आपने आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हो बी नो केपी केसी के भी बराबर होता है, दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। ये मैंने पहले ड्राइव किया, तो यही तो मैंने आपको कहा कि आपको ये याद रखना है, तो यहाँ पे ये यूज होगा। तो अब आप इक्वेट कर सकते हो कि जब इसकी एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगी इक्वेशन 1 और 2 की। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वेट कर दो, केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन इज इक्वल टू के एक्स पी टी रेज टू पावर डेल्टा एन। तो अब जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये के सी, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास आ गया ये के एक्स, ठीक है, फिर आ गया आपके पास ये पी टी डिवाइड बाई आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, ठीक है। ये कैसे किया हमने, देखो अब देखो इन दोनों की पावर सेम है, ये भी डेल्टा एन है इधर, ये भी डेल्टा एन इधर सेम है, ठीक है। तो के सी और के एक्स, ये तो मैंने ऐसे लिखा के सी और के एक्स। अब जब पावर इनकी सेम है तो इस वैल्यू को भी मैं परे ले जा सकता हूं, तो इसको मैंने इसी के अंदर ले लिया, बट ये आर टी कहां चला जाएगा, डिवाइडेशन में। तो पीटी, ये पीटी है डिवाइडेड बाई आर टी, ठीक है, रेज टू पावर डेल्टा एन है ना, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई मेरे पास। अब वी नो फॉर आइडियल गैसेस है ना, एन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, पी 1 ले रहा हूं मैं, एन की वैल्यू 1, पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो पी बी आर टी बन जाएगा। और यहां से मुझे पी बाई आर टी की वैल्यू निकालनी है, तो पी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 बाई वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 बाई वी आ जाएगा। तो पी बाई आर टी को मैं लिख सकता हूं 1 बाई बी, तो पुट द वैल्यू ऑफ पी बाई आर टी इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया के सी इज इक्वल टू के एक्स 1 अपॉन बी रेज टू पावर डेल्टा एन, ठीक है, क्योंकि पी बाई आर टी क्या हो गया आपका 1 बाई बी है ना। तो मुझे यहां से मैंने पी बाई आर टी को किसकी टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देना है, 1 बाई बी के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो के सी के एक्स 1 बाई बी रेज टू पावर डेल्टा एन। अब ये बोलते हैं कि ये जो बी है इसको मैं परे भी ले जा सकता हूं, तो ये परे जाके क्या बन जाएगा, बी रेज टू पावर डेल्टा एन। ये डेल्टा एन ही रहा क्योंकि यहाँ ये डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा ऊपर जाके, तो बी रेज टू पावर डेल्टा एन के सी इज इक्वल टू के एक्स, या इसको के एक्स लिख सकता हूं पहले, फिर के सी इंटू बी रेज टू पावर डेल्टा एन, ठीक है। Here B is the volume of system having, हमने 1 मोल लिया हुआ है इधर, ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। सो मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गया के एक्स का के सी के साथ। तो मेरे पास 2 रिलेशनशिप आ गए, एक था के पी का के सी के एक्स के साथ, के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टी रेज टू पावर डेल्टा एन, जो मैंने ये ड्राइव किया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये आप पहले आपको इसको दोबारा लिख सकते हो कि दिस इज द के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टी रेज टू पावर डेल्टा एन, और एक मैंने ये ड्राइव किया के एक्स इज इक्वल टू के सी बी रेज टू पावर डेल्टा एन। तो ये 2 रिलेशनशिप आ गए जिसमें के एक्स के पी से रिलेटेड है और के एक्स जो है वो के सी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपने के एक्स का रिलेशन निकालना है के पी से, फिर आपने के एक्स का रिलेशनशिप निकालना है के सी के साथ। अब ये बोलता है कि इफ डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 0 है तो क्या हो जाएगा, है ना। ये 2 मेरा आंसर है, के एक्स का के पी के साथ और के एक्स का के सी के साथ। अब ये बोलता है कि अगर आप डेल्टा एन की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन 0 है तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 मींस 1, तो के पी जो है वो के एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पीटी रेज टू पावर 0 का मतलब क्या हो गया, वो 1 हो गया। पीटी रेज टू पावर 0 मतलब पूरी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, ठीक है। तो के पी के एक्स के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे बी डेल्टा एन बी रेज टू पावर 0 मतलब बी रेज टू पावर 0 का मतलब क्या होगा, वो 1 होगा। तो के एक्स किसके बराबर आ गया, के सी के बराबर आ गया। तो अगर आप ये बोलते हैं कि के पी के एक्स के बराबर आ गया और के एक्स के सी के बराबर आ गया, तो वही बात आ गई ना कि ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी, है ना। इसको मान लो ए इज इक्वल टू बी ले रहे हैं हम, तो ए इज इक्वल टू सी ले रहे हैं, ठीक है। तो बी और सी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो के पी इज इक्वल टू के सी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि डेल्टा एन 0 लेते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि के पी के सी के हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
तो एट डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये एन है बच्चे, ठीक है, इसको एन पढ़ना। एट डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो के पी के एक्स, और तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो कई बार आपको पूछता है कि बताओ ये किस पॉइंट पे जो है वो इक्वल होते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, कि आप इसको जो है वो कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने आपको दोबारा क्वेश्चन जो है वो लिखा है कि ड्राइव रिलेशनशिप ऑफ के एक्स विद के पी, जो मैंने पहले ड्राइव किया है, एंड विद के सी, एंड एक्सप्लेन भाई के एक्स नॉट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैस रिएक्शन। ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये तो मैंने ऐसे ही आपको एक रिवाइज कराया कि आप जनरल कंसीडर करते हो रिएक्शन, फिर केपी की टर्म में लिखते हो, फिर डॉल्टन लॉ का यूज करते हो, ठीक है, वो आपने अपना दिमाग लगाना है। मैंने पूरी डेरिवेशन आपको कर दी है। फिर आपको रिजल्ट मिलता है के पी इज इक्वल टू के एक्स पी रेज टू पावर डेल्टा एन, ठीक है। फिर आप के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन लिखते हो, उन दोनों को इक्वेट करते हो, तो वहां से आप के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो के सी की टर्म में, और आर टी को आपने बी की टर्म में लाना है, वो मैंने आपको पहले सॉल्व करा दिया। डेल्टा एन बियर बी इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और के पी एंड के सी जो है वो वेरी करते हैं ओनली भी टेम्परेचर। खास बात यह है कि केपी और केसी, मैं रिपीट कर रहा हूं, केपी और केसी वेरी करते हैं टेम्परेचर के साथ, लेकिन के एक्स एक अकेला ऐसा है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, के एक्स। तो इफ प्रेशर चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ के एक्स ऑल्सो चेंज हो जाएगी। सो के एक्स इज नॉट यूज्ड फॉर द गैसियस रिएक्शन, है ना, यहाँ ये वाला लाइन आप ऐड कर देना पिछले क्वेश्चन में। सिमिलरली ये बोलता है कि अगला क्वेश्चन भी तैयार है। ये बोलता है कि ड्राइव रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी और के पी related to equilibrium constant Ka under what condition Kc और Kp becomes equal to Ka, है ना। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, बस मैंने Kx की जगह जो है वो क्या ले लिया, Ka ले लिया। अब ये बोलते हैं कि ड्राइव रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Kc और Kp किसके साथ, Ka के साथ, है ना। तो मतलब Kx की जगह मैं क्या ले लूंगा, Ka ले लूंगा, बट ड्राइव कैसे करेंगे वो जरा आप देख लो, है ना। तो अब ये बोलता है कि अब आपको Ka की बात करनी है, मीन्स एक्टिविटी की बात करनी है। तो एक्टिविटी मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि एक्टिविटी कुछ नहीं है, एक आपके पास जो है इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है। जब आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हो तो एक्टिविटी यूज की जाती है, एंड एक्टिविटी एक्चुअली और इफेक्टिव कंसंट्रेशन देती है किसी भी स्पीसीज की जब आपका नॉन आइडियल बिहेवियर होता है, ठीक है। तो एक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है गामा इंटू कोई भी कंसंट्रेशन टर्म आप ले सकते हो, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो सकती है यहाँ पे, चाहे वो कंसंट्रेशन है, चाहे वो प्रेशर है, चाहे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, व्हाटएवर। तो वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट से जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास नेट एक्टिविटी जो है वो आ जाएगी। तो बियर गामा इज एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और यहाँ मैंने प्रेशर भी ले ली है, कंसंट्रेशन टर्म की जगह प्रेशर भी ले सकते हैं। और ये बोलते हैं कि जब डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है, कि उसमें कंसंट्रेशन बड़ी नेग्लिजिबल है। तो गामा की वैल्यू जो है वो किसको अप्रोच करती है, 1 को। मतलब गामा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, 0 होती है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में वेरी करती है गामा एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो आइडियल सोल्यूशन है या आइडियल गैस है, तो वहां पे गामा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होने का मतलब ये हो गया कि जो आप कंसंट्रेशन ले रहे हो वही उसकी एक्टिविटी है, जो उसका प्रेशर ले रहे हो वही उसकी एक्टिविटी है जब आप डाइल्यूट की बात करते हो। तो डाइल्यूट में हम एक्टिविटी की बात ही नहीं करते, इसलिए मैं एक्टिविटी टर्म की बात नहीं करता। जब गामा ही 1 है तो जो कंसंट्रेशन है उसी को लो, जो प्रेशर है आप उसी को लो। लेकिन जब कंसंट्रेटेड की बात आएगी वहां पे आपको ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट आएगा, वहां पे आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म होगी वो आपको एक्चुअल एक्टिविटी नहीं देगी, यू हैव टू मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट। बट एनी हाउ अभी आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं ये कि कैसे है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर करता हूं, ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी, एम रेज टू पावर एम, एन रेज टू पावर एन, ठीक है। तो मेरे पास के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एम रेज टू पावर एम, ए एन रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी, ठीक है। ये मेरे पास, ये मैं जनरल के ए लिख सकता हूं, ये मैंने आपको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी बताया था। अब आपको पता है कि एक्टिविटी की कोएफिशिएंट की टर्म में मेरे पास जो है वो ए एम गामा एम सी एम आ जाएगा। अगर मैं एक्टिविटी कंसंट्रेशन की टर्म लेता हूं ना, ए इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट इंटू कंसंट्रेशन, तो मेरे पास आ जाएगा ए एन इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट इंटू कंसंट्रेशन। तो मेरे पास के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। मुझे क्या करना है कि एक्टिविटी जो मेरे पास दी हुई है, ठीक है, उसको जो है वो मैं किस में टर्म सब्स्टिट्यूट करूंगा, गामा इंटू सी की टर्म में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो गामा एम सी एम हो गया, गामा एन सी एन हो गया, गामा ए सी ए हो जाएगा, गामा बी सी बी हो जाएगा, और एक्टिविटी आएगी ए की टर्म में और ए बी की टर्म में। तो गामा एम इंटू सी एम रेज टू पावर एम, गामा एन इंटू सी एन रेज टू पावर एन, है ना, गामा ए इंटू सी ए रेज टू पावर ए, गामा बी इंटू सी बी रेज टू पावर बी। तो के ए क्या आ जाएगा,
के ए इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास गामा m रेज टू पावर m, गामा n रेज टू पावर n, गामा a रेज टू पावर a, गामा b रेज टू पावर, मतलब गामा वाले जो इक्वेशन है ना इससे अलग कर देनी है। गामा m गामा n ये यहां से आ गया, गामा a गामा b ये यहां से आ गया, और कंसंट्रेशन को अलग कर दो, cm रेज टू पावर m, cn रेज टू पावर a, ca रेज टू पावर a, cb रेज टू पावर b। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि cm रेज टू पावर m, cn रेज टू पावर, ये तो kc आ गया, और इसको हम एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे, क्योंकि ये गामा m ऑफ n है, ये गामा n ऑफ n है, गामा a ऑफ a है, गामा b ऑफ b है। तो मतलब जो कंपोनेंट है उसी की पावर ऊपर है। तो ऐसे टर्म्स में वो कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है तो मैं इसको k गामा बोल देता हूँ कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट की टर्म में ये भी कांस्टेंट आ गया। तो इसको मैंने बोल दिया k गामा, और इसको मैंने क्या बोल दिया, kc बोल दिया। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशनशिप आ गया ka का किसके साथ, kc के साथ। सिमिलरली ये बोलता है कि अगर आप एक्टिविटी प्रेशर की टर्म में लेते हो तो a इज इक्वल टू आपके पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो के ए क्या बन जाएगा आपका, गामा m इंटू पी एम रेज टू पावर m, इधर ये आ जाएगा ना किसी भी कंपोनेंट के लिए क्या आ जाएगा, जैसे मान लो आपके पास ए एम है तो ए एम को कैसे लिख सकते हैं हम, गामा m इंटू पी एम, है ना। तो बस यही वैल्यू जो है वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें एक्टिविटी में, है ना। जो मेरे पास ये ए एम थी इधर जो मैंने लिखी हुई थी, ठीक है, कहाँ गई वो वैल्यू, है ना, ये के ए है ना, ए एम की जगह मैंने क्या लिख देनी है यहाँ पे, गामा इंटू पी, है ना। तो ये बन जाएगी मेरे पास गामा एम एम पी, गामा एन पी एन रेज टू पावर एन, गामा ए पी ए रेज टू पावर ए, गामा बी पी वी रेज टू पावर बी। तो के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा वालों को अलग कर दो और पी वालों को अलग कर दो, तो जो पी ए वाला होगा वो के पी आ जाएगा, इसका के गामा आ जाएगा, तो ये के ए का इसके साथ रिलेशनशिप हो गया। तो दो रिलेशनशिप आए, के ए इज इक्वल टू के गामा इंटू के सी, के इंटू के गामा इंटू के पी। ठीक है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए गामा आपको पता है कंसंट्रेशन अप्रोच करती है 0, तो गामा अप्रोच करेगा 1 को, तो के ए किसके बराबर आ जाएगा, नियरली के सी के बराबर। और आइडियल गैसेस के लिए भी गामा जो है वो आपके पास 1 के करीब अप्रोच करता है, तो के पी किसके बराबर हो जाएगा, के ए किसके बराबर हो जाएगा, के पी के बराबर हो जाएगा। तो के ए के सी के पी जो है वो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इन दो कंडीशंस के अंडर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है वो मैं इसको हाईली रेट करता हूँ कि छोटा सा डेरिवेशन है, ड्राइव रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के पी जो है वो विद ए, है ना। तो जब आपको ऐसा आता है कि ड्राइव रिलेशनशिप ऑफ के सी के पी विद ए, तो पहले आपने के ए का रिलेशनशिप निकालना है किसके साथ, के सी के साथ, फिर के ए का रिलेशनशिप निकालना है के पी के साथ, अलग अलग निकालने हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, कि जब भी आपको के सी और करके लिखा हुआ है और के पी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दोनों में से किसी एक को, और का मतलब इसमें होता है एंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि के ए का रिलेशनशिप जो है वो आप निकालोगे के सी के साथ, फिर निकालोगे के पी के साथ। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेपर में ऐसा लिखा होता है के सी और के पी, इसका मतलब है कि के ए का रिलेशनशिप हम या तो के पी के साथ निकालें या कि नहीं, पहले आप इसका के सी के साथ निकालें, सॉरी के सी के साथ निकाल लें, हाँ, और फिर के पी के साथ निकालें, एक 1 बाय 1, और आपने बताना है कि कब जो है वो ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, एक्टिविटी का रिलेशनशिप जो है के पी के एक्स के साथ, या ऊपर वाला के एक्स का रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ, के पी और के सी के साथ। तो दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि के पी और केसी के बीच का तो आपका +1 का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि इसको वो ना पूछे। ठीक है, या पूछे तो अच्छी बात है, तो आपके लिए स्कोरिंग जो है वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे पास जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, एक मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे टॉप मोस्ट मेरे इस चैप्टर का क्वेश्चन है, वो है ड्राइव लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूले यूज होंगे, तो आपने जो है वो फार्मूले जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, तो देखो, कंसीडर जनरल रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैसेज ए बी बी जो मैं लेता हूं, है ना। इस क्वेश्चन को जरा समझना, ड्राइव लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिकली। अब ये बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की मदद से, डेल्टा जी की मदद से आपको एक रिलेशनशिप निकालना है, जिसमें आपको पता है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, या प्रेशर जो होता है वो आपका कंपोनेंट का जो कि प्रोडक्ट्स के हैं उनके प्रेशर का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो वो जो अगर ऐसी चीज मेरे पास ड्राइव हो जाती है तो मेरा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो वैलिडेट हो गया। तो मैं थर्मोडायनेमिकली चलूंगा, तो मैं इसमें इस केमिकल रिएक्शन को मैंने कंसीडर किया और इसमें मैं केमिकल पोटेंशियल की मदद लूंगा। तो लेट म्यू ए म्यू बी म्यू एम म्यू एन आर द केमिकल पोटेंशियल, ये मैंने आपको फेज इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया हुआ है। एंड कंपोनेंट ए बी एम एन आर रिस्पेक्टिवली एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने माना और कांस्टेंट प्रेशर मैंने स्टार्टिंग में मान लिया कि मेरा प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है।
तो ये बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल की टर्म्स में मेरे पास फ्री एनर्जी जो है वो क्या होती है, क्योंकि आपको पता है ये पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होती है। जब एक से ज्यादा कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो मैं पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी की बात करता हूं, वो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो जी ही होता है, वो फ्री एनर्जी होती है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होती है। केमिकल पोटेंशियल क्या है, बेसिकली ये फ्री एनर्जी का ही पार्ट है। बट लेकिन ये तब आएगा जब आप जो है वो एक से ज्यादा कंपोनेंट की बात करते हो। तो ये बोलता है कि रिएक्टेंट की जो फ्री एनर्जी होगी टोटल, वो इनके केमिकल पोटेंशियल का सम हो जाएगा, जैसे ए इंटू म्यू ए, क्योंकि इसके मोल्स भी हैं, जितने इसके मोल्स होंगे उतना केमिकल पोटेंशियल, जितने मोल्स बी के उसका केमिकल पोटेंशियल, इनका सम करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या आ जाएगी मेरे पास, m इंटू म्यू एम प्लस n इंटू म्यू एन, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स की आ गई। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट की बात करता तो यहाँ डेल्टा, यहाँ सॉरी जी नॉट हो जाता है, यहाँ जी नॉट हो जाता है, केमिकल पोटेंशियल का क्या हो जाता है, म्यू नॉट होता, म्यू नॉट बी होता, म्यू नॉट एम होता, म्यू नॉट एन होता। तो मुझे स्टैंडर्ड स्टेट में आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वहां हम देखेंगे। तो चेंज इन फ्री एनर्जी कितना आ जाएगा, डेल्टा जी इंटू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट भी लेता तो यहाँ माइनस का साइन आता, ठीक है, वो भी मैं आगे यूज करूंगा, लेकिन आप स्टार्टिंग में ऐसा लिख लेना, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आती है, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, ये और रिएक्टेंट ये है, तो ये आप ले लो वैल्यू। प्रोडक्ट है m इंटू म्यू एम, n इंटू म्यू एन, माइनस रिएक्टेंट का जो टोटल फ्री एनर्जी है मेरे पास वो कितनी है, a इंटू म्यू ए प्लस b इंटू, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 0। तो अगर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है तो आप इसको इक्वेट कर दो, तो कितना आ जाएगा, m इंटू म्यू एम प्लस n इंटू म्यू एन माइनस a इंटू म्यू ए प्लस b इंटू म्यू बी इज इक्वल टू 0। तो ये वाली माइनस वाली टर्म परे चले जाके प्लस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई मेरे पास, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल जो होगा ऑफ एनी कंपोनेंट इन आइडियल गैस मिक्सचर इज गिवन बाय, हाँ ये पहला फार्मूला जो आपको याद रखना है इसमें, इसके बगैर ये डेरिवेशन नहीं होगी, वो होती है म्यू ith कंपोनेंट, ये ith लिखा है मैंने, कोई भी ith कंपोनेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आर टी इंटू नेचुरल लॉग पी आई। तो किसी भी कंपोनेंट का जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो दिया जाता है उसका केमिकल पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में प्लस गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जो आपने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है इनटू नेचुरल लॉग है, ये एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ये वैल्यू बार बार यूज होगी इसमें एल एन, है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है, इनटू उसका पार्शियल प्रेशर कितना है उस ith कंपोनेंट का, वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तब मुझे एग्जैक्ट केमिकल पोटेंशियल उसका मिलेगा। तो ये फार्मूला आप क्रैम करना, याद करना, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट में ये म्यू नॉट है, तो ये आपका नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में उसका केमिकल पोटेंशियल आ रहा है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड स्टेट की जो है वो यहाँ पे बात हो रही है। तो म्यू एम कितना होगा, तो म्यू एम होता है इस से म्यू एम इंटू इसका केमिकल पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में आर टी नेचुरल लॉग और उसका पार्शियल प्रेशर। म्यू एन कितना होता है, म्यू नॉट एन आर टी एल एन, एल एन मतलब आपके पास या नेचुरल लॉग पी एन आ जाएगा। तो सिमिलरली एम एन ए बी की वैल्यू मैं इससे लिख सकता हूं देख के, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ म्यू एम म्यू एन म्यू ए म्यू बी इन इक्वेशन नंबर 2। इन सारी वैल्यूज को म्यू ए म्यू एन म्यू ए बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। सो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपकी बन जाएगी, क्या बनेगी देखो, इक्वेशन नंबर 2 एम मोल्स, ठीक है, और म्यू एम की वैल्यू ये सारी म्यू नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग पी एम, एन म्यू एन की सारी वैल्यू ये, ठीक है, ए म्यू ए की ये सारी वैल्यू, बी म्यू बी की ये सारी वैल्यू, ठीक है, ये मैंने लिख दी। तो ये बात मानी मेरे पास नेट इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, m से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, m से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, n को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा, n को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, b को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, b को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो ये बन जाती है इक्वेशन, देखो m को इससे मल्टीप्लाई किया, m म्यू नॉट m आर टी एल एन एम, n को इससे मल्टीप्लाई किया, n म्यू नॉट n, फिर n को इससे मल्टीप्लाई किया, n आर टी नेचुरल लॉग पी एन, a म्यू नॉट a प्लस a को इससे मल्टीप्लाई किया, a आर टी नेचुरल लॉग पी ए, b म्यू नॉट b ने इसको मल्टीप्लाई किया, b आर टी नेचुरल लॉग पी बी, है ना, कुछ नहीं किया, ओपन की ब्रैकेट। अब म्यू नॉट वाले आपने इकट्ठे कर देने, m म्यू नॉट m प्लस n म्यू नॉट n प्लस आर टी, है ना, मैंने m को ln के साथ लिख दिया, आर टी एम एल एन पी एम, आर टी एल एन को अंदर ले जाना, मतलब आर टी को अपने बाहर रखना है। इधर भी आपने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ए म्यू नॉट ए प्लस म्यू नॉट बी, आर टी ए को मैं अंदर ले गया नेचुरल लॉग के साथ, बी को भी अंदर ले जाऊंगा नेचुरल लॉग के साथ, क्योंकि आर टी मेरा कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर ला रहा हूं पहले ही, ए
ln PA RT B ln PB। फिर देखो मैंने क्या किया कि ये तो मेरे पास म्यू नॉट वाले इकट्ठे हो गए, फिर मैंने RT को कॉमन ले लिया, RT M ln M प्लस N ln PN, RT मेरा कॉमन है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी RT को कांस्टेंट बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, A RT दोनों में से बाहर आ जाएगा, RT A नेचुरल लॉग PA प्लस B नेचुरल लॉग PB, बाकी सेम एज इट इज, ये भी सेम वैसे चला हुआ है। अब ये बोलता है कि एक फार्मूला होता है x नेचुरल लॉग A, अगर नेचुरल लॉग से पहले कोई एक टर्म लगी हुई है x, तो ये पावर में चली जाएगी a के, ln नेचुरल लॉग x। इसका मतलब ये होगा कि जैसे मान लो नेचुरल लॉग pm है, इसकी पहले m लगा हो तो ये m इसकी पावर में चला जाएगा, n इसकी पावर में चला जाएगा, इधर a इसकी pa की पावर में चला जाएगा, b इसकी पावर में चला जाएगा, यहां से इस फार्मूला से, ठीक है। तो RT ln pm रेज टू पावर m प्लस ln pn रेज टू पावर n, मैं डायरेक्ट वो ले रहा हूं जहां पे चेंज होनी है, बाकी सेम एज इट इज, RT नेचुरल लॉग PA रेज टू पावर A नेचुरल लॉग PB रेज टू पावर B, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। अगेन इसमें मैंने बताया आपको फार्मूले यूज होने, तो आपने ध्यान रखना log A प्लस log B क्या होता है, log A इंटू log B, और log A माइनस log B क्या होता है, log A डिवाइडेड बाई B। तो यही फार्मूला इसमें लगेगा। ये तो सेम है अभी तक ऐसे रहेगा आपके पास, ये m म्यू नॉट m n, अच्छा इसको मैं परे ले जाऊंगा ना, इनको मैं परे ले जाऊंगा परली तरफ, है ना, इस इक्वलिटी के परली तरफ, तो ये परे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो a म्यू नॉट a प्लस b म्यू नॉट b माइनस ये इधर आ गया m म्यू नॉट m n म्यू नॉट n, और ये वाली जो टर्म थी RT नेचुरल लॉग PA प्लस नेचुरल लॉग PB, ये इधर चली गई इस तरफ, तो ये तो एज इट इज आ गया, माइनस क्या आ गया, माइनस R नेचुरल लॉग PA प्लस नेचुरल लॉग PB, शफलिंग कर दी मैंने, RT वाले मैंने, ये ध्यान रखना। एक इसमें कॉमन बात ये है कि जो ये PM PN है इसको इधर ही रखना है, AB को इधर को लेके आना है, ठीक है, और इस साइड AB को इधर रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और म्यू नॉट वाले MN इधर लेके आने, अपनी मर्जी से नहीं करना है कि इधर को लेके, ठीक है। तो RT कॉमन आ गया दोबारा, नेचुरल लॉग PM M प्लस नेचुरल लॉग PN माइनस ln, इसका भी RT कॉमन चला गया, PA प्लस N PB, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि A म्यू नॉट A म्यू नॉट B ये केमिकल पोटेंशियल है रिएक्टेंट का, बट स्टैंडर्ड स्टेट ली हुई तो ये GR आ जाएगा। ये टोटल केमिकल पोटेंशियल जब सम करेंगे तो प्रोडक्ट का, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी आ जाएगी, तो वो स्टैंडर्ड स्टेट में आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो है वो, आपको मैंने बताया था कि जी रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है, A इंटू म्यू A प्लस B इंटू म्यू B, अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो डेल्टा G भी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड स्टेट में आ जाएगी, और डेल्टा G नॉट आपका प्रोडक्ट का वो वैसे आ जाएगा। अब ये फार्मूले लगाएंगे जो मैंने दो ऊपर लिखे हुए हैं, ये आप यहां भी लिख सकते हो, अगर वहां नहीं लिखने यहां भी लिख सकते हो। अब देखो ये लगा log A प्लस log B, ये बन जाएगा log A इंटू B, तो ये बना log A इंटू B, ये A है और ये B है, तो PM मल्टीप्लीकेशन PN, ये जो डॉट लगा है, ये भी log A प्लस log B, तो बन जाएगा वो log A इंटू B, PA और PB एक ही बार लिखना है नेचुरल लॉग, और ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ठीक है। ये तो आ गया। अब ये बोलते हैं जी रिएक्टेंट माइनस जी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस डेल्टा जी। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो डेल्टा जी नॉट ये बोलता है कि अगर आप रिएक्टेंट पहले लिखना चाहते हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखना चाहते हो, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो वो यही इक्वेशन आ जाती है। तो आप इस माइनस को इधर ले जाओ, तो जी रिएक्टेंट माइनस जी प्रोडक्ट को आप क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा जी नॉट। तो मैंने जी रिएक्टेंट माइनस जी प्रोडक्ट को क्या लिख दिया, डेल्टा जी नॉट, ठीक है, माइनस में। अच्छा जी, यहां आ जाओ। अब ये बोलता है कि ये है लॉग ए इंटू, इसको पूरा ए मानो कि पीएम पीएन, ये है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये पूरा बी है, तो क्या आंसर आता है, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। तो आर टी नेचुरल लॉग, अगर ये पूरा ए है तो ये ए डिवाइडेड बाई बी, ये पूरा का पूरा बी, तो ये आ गया, ठीक है। तो एक ही बार नेचुरल लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, ये पूरा ए मानना मैंने, अब ये पूरा बी मानना, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या आता है, लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। और नेचुरल लॉग मेरे पास क्या आ जाएगा, पीएम पीएन पीए पीबी आर टी, यहां न्यूमरेटर में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस डेल्टा जी ऑन आर टी। नेचुरल लॉग एक्स जो होता है इज इक्वल टू बी, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा रेज टू पावर बी का, है ना। नेचुरल लॉग परे जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल।
तो यहाँ से जब नेचुरल लॉग को परे ले जाऊंगा तो आ जाएगा पी एम रेज टू पावर एन, पी एन रेज टू पावर एन, पी ए रेज टू पावर ए, पी बी रेज टू पावर बी। तो ये बन जाएगा नेचुरल ई रेज टू पावर डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में वो परे चला जाएगा और ये पावर में चला जाएगा डेल्टा जी, ठीक है, आर टी। तो अब ये बोलता है कि ये इक्वेशन मेरे पास आ जाती है ई इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। तो आर तो कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है और डेल्टा जी नॉट ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर तो मेरा ऑलरेडी कांस्टेंट है, डेल्टा जी भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो मेरे पास ये पूरी टर्म क्या हो गई, इस तरह वाली कांस्टेंट हो गई। तो डेल्टा जी नॉट आर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी एम पी एन पी ए पी बी इज इक्वल टू मेरे पास कांस्टेंट आ गया। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू पावर दी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब मेरा इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब मैं इस कांस्टेंट को बोलूंगा के पी, जो कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। इस कांस्टेंट को बोला मैंने के पी, ना कि इसको बोला के पी। इसकी जो रेशियो आई, ये जो कांस्टेंट मेरे को मिला, ये वाला कांस्टेंट, इसको मैंने नया नाम दिया केपी। यही तो क्या है मेरे पास, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो मैंने केपी की टर्म में, थर्मोडायनेमिक की टर्म में ये ड्राइव किया। अगर आपको वो बोले कि इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी या कंसंट्रेशन की टर्म में मुझे केसी ड्राइव करना है, तो आप इसको भी इतना ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद ये लिख सकते हो कि जहां पे आपने स्टार्टिंग में ये चीज ली थी, जब आप ड्राइव कर रहे थे यहां ये चीज ली थी, तो यहां नेचुरल लॉग पी लिया था। अगर यहां नेचुरल लॉग सी ले लेते तो आपका ये सारा किसकी टर्म में चलता, किसकी टर्म में चलता, ये सी एम, सी एन, सी ए, सी बी, है ना, ये किसकी टर्म में चलता, सारा सी की टर्म में चलता। मतलब पी की जगह क्या चलता आपका, सी चलता। और अल्टीमेटली आप इस इक्वेशन पे पहुंचते सी एम रेज टू पावर एन, सी एम रेज टू पावर एन, सी ए रेज टू पावर ए, सी बी। आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तो इक्वल टू आपके पास इस कांस्टेंट को क्या नाम देता, के सी। अगर मैं एक्टिविटी लेता तो वहां पे मैं नेचुरल लॉग क्या लेता है, बस इसी इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट मैं वहां पे एक्टिविटी लेता। अगर मैं मोल फ्रैक्शन लेता तो मैं वहां पे मोल फ्रैक्शन लेता और मेरे को वैसे ही रिजल्ट मिलते चलते कि एक्टिविटी की टर्म्स में फिर ये आता तो उसको मैं के ए बोलता, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में जो है वो मेरे पास के एक्स जो है वो आ जाएगा। तो ऑल इक्वेशन जो मेरी ये आ रही हैं ए बी सी डी, है ना, जो भी इक्वेशंस आ रही है, दे ऑल रिप्रेजेंट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इसको यहां तक भी कर सकते हो। आपको छूट है, अगर आपको पूछता है कि थर्मोडायनेमिकली ड्राइव करो तो यहां तक ही ड्राइव करके आओ, तो आप बोल सकते हो कि विच इज ए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आप फर्दर इसको एनहांस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि आपको समझ आ गया है कि हमें सिर्फ यही वैल्यू जो होती है वो चेंज करनी होती है, म्यू नॉट आर टी और नेचुरल लॉग। तो वैसे वैसे मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिस्पेक्टिव मिलते जाएंगे। तो ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, आपको ये फाइनल में भी आएगा और इसकी रेटिंग बहुत हाई है कि ड्राइव लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिकली। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना 3-4 बार अपनी रफ कॉपी में, आपको जो है वो ये याद हो जाएगा और आप इसको एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। और रही बात एक क्वेश्चन की, वो है आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो वो आपने 11th में भी किया हुआ है। आई होप अगर मैं उसका आपको कुछ नोट्स दे सकूं, हो सकता है शायद उसका वीडियो लेक्चर ना आए क्योंकि वो आपका 11th का है, तो आप उसको रिवाइज करके जाना। ली चैटलियर प्रिंसिपल वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।